गाजियाबाद के छोटे से कस्बे पिलखुआ में अपने साथी बच्चों को कहानियां सुनाते सुनाते ये किशोर एक दिन कमांडर सक्सेना और रीटा सान्याल की इजाद करने वाला मशहूर उपन्यासकार बन गया। पल्प सीरीज में इस बार यशवंत व्यास मिले बिच्छू के खेल समेत कई मशहूर ऑडियो और वेब सीरीज लिखने वाले धुआंधार नॉवेलिस्ट अमित खान से। सुनते हैं कि आप कोई 1-1.5 करोड़ तो सिर्फ अपने ऑडियो स्टोरी से ले लेते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ऑडियो में शायद हो सकता है मेरी गलतफहमी भी हो ना भी हो कि मुझसे ज़्यादा पैसा किसी ने इंडिया में किसी राइटर ने नहीं कमाया होगा। मैं पहले किस्मत में भरोसा नहीं करता था जब तक बॉम्बे नहीं गया था। मेरे पास एक मेल आता है अमेरिका से, यूएसए से। कोई गोरी लेडी लिखती है मेल, अंग्रेज़ औरत, कि हम आपके कमांडर कर्नल सक्सेना के ऊपर ऑडियो सीरीज बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगा कोई फर्जी मेल है, फ्रॉड मेल है। तो मैंने उसका जवाब ही नहीं दिया कि मैंने क्या हिंदी उपन्यास, कमांडर कर्नल सक्सेना, अमेरिका से मेल, तो मैंने क्या इनको क्या पता होगा। तो बहुत सीरियसली लिया ही नहीं, मैंने जवाब ही नहीं दिया उनको। फिर वो मेरे पीछे लगा कि तुम भी अपना हाथ दिखा दो। अच्छा। मैंने बोला मैं तो नहीं दिखाने वाला, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। लेकिन मेरा हाथ देख के उन्होंने मोहन पांडे को सिर्फ एक लाइन बोली, मेरे बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। बोले अगर तुमने इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो इनका साथ कभी मत छोड़ना। मुझे तो लगता ही नहीं कि कभी कहानियाँ ख़त्म होंगी। मैं अभी पूरी जो मैंने कहानी नहीं लिखी है और पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ सुनाना शुरू करूँ, सुबह हो जाए, दिन निकल आए, कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। इतने ही साल हो गए ये सोचते रहे कि अमित खान से मिलेंगे, लेकिन अमित खान मिले तब ना। नहीं, बहुत आसान है। देखो, नहीं, वो तो भी संयोग है। कभी कभी रेल के डब्बे में भी आदमी को केले के छिलके से फिसलते हुए प्रेमिका मिल सकती है। कहानी क्या बात है, बहुत अच्छी लाइन है। वो जीवन में कभी भी कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ट्रेन से कूद के मर भी जाते हैं। हाँ, लेकिन हमारा ऐसा इंसिडेंट नहीं है। आपने बेगमपुल से दरियागंज लिखी है, तो बेगमपुल से दरियागंज का सफ़र हमारा भी है ना। आप भी तो बेगमपुल वाले ही हैं, उसी पल का हिस्सा है। क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थे उस तरीके से, लेकिन फिर भी जानते हैं। मुलाकात तो हो गई, शुरुआत हो गई। शुरुआत तो कहीं से भी होती है। मैं के देखो किस्से पे किस्से निकलते हैं। के साथ मेरे कई गाने लिखे हैं मैंने, जो गाए हैं लोगों ने। के ने, कैलाश खेर ने, अरमान मलिक ने, नीति मोहन ने, मेरे बहुत गाने गाए। के ने आपने आखिरी 2 गाने मेरे साथ ही गाए थे। कौन से? तो अभी जो ये पेन स्टूडियो की फिल्म थी, वो भी एक अलग कहानी है। तो अभी जो आप बोल रहे हो ना, मुझे पहले पता नहीं था। तो के ने सडनली ऐसे डिस्कशन शुरू कर दिया, मैं समझा ही नहीं क्या कर रहा है। तो होता ना, ऐसी फुटेज ले रहे थे। ऐसे ही तो फुटेज ले रहे थे। तो आप पहली बार जिस बॉम्बे में पैर रखा था ना आपने, लेकिन जब आप बॉम्बे सेंट्रल पे या कहीं पे खड़े होंगे, मरीन ड्राइव की लहर पे खड़े होंगे, तब आपको कैसा लग रहा था? ऐसे नहीं, मैंने बॉम्बे कभी सोचा ही नहीं। मुझे बॉम्बे शहर, जब मैं पहली बार बॉम्बे शहर में उतरा, मेरे साथ जो सज्जन थे उन्हें बॉम्बे में शिफ्ट होना था और वो बड़े वहाँ के इच्छुक थे कि मैं बॉम्बे शहर में रहूँ। तो मैं तो उनके साथ घूमने चला गया था। तो जब मैंने बॉम्बे शहर में पहली बार देखा, तो मैंने उनको बोला, यार किस शहर में रहना चाहते हो तुम? मुझे तो पहली नज़र में अच्छा नहीं लग रहा। तो ये एटीट्यूड था मेरा, तो कि मुझे शहर ही समझ में नहीं आया था। और जिस आदमी को शहर समझ में आया था वो शहर में टिका नहीं, और जिसको शहर समझ में नहीं आया वो टिक गया। लेकिन मैं आज एक बॉम्बे शहर के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगा। अगर आप कलाकार हैं तो बॉम्बे शहर आपके लिए है। बॉम्बे शहर सच में इंसानों की ज़िंदगी बदल सकता है। हिंदुस्तान में अगर कोई कलाकारों के लिए जगह है रहने के लिए तो सिर्फ बॉम्बे है। बाकी सब जगह आप कुछ भी करोगे, आप लिखोगे, ये शूटिंग करेंगे, तो इनसे पूछेंगे आप काम क्या करते हो। बॉम्बे शहर में कलाकार अरबपति हो सकता है, ये वहाँ पे सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। वो किसी तरह, तो वहाँ पे कला की कद्र है। तो आपकी ज़िंदगी में वीरू देवगन की तो बहुत बड़ी। हाँ, मैं बॉम्बे शहर में हूँ उन्हीं की वजह से, क्योंकि आप तो बॉम्बे बार बार छोड़ के भागना चाहते। हाँ, शुरू में देवगन फिल्म्स की फिल्म साइन कर ली थी, फिर फिल्म बनती नहीं थी। वो वीरू जी और मैं, करजत में उनका फार्म हाउस था, हम वहाँ 15-15 दिन 20-20 दिन रहते थे।
और कहानी की सेटिंग चलती रहती थी वहाँ। तो मैं अक्सर बोलता था, हमें आदत थी कि हमने उपन्यास लिखा और पब्लिशर होते थे लाइन में कि अभी इस बार उसको देना, इस बार उसको देना, तो वेट ही नहीं करना होता था हमें तो उपन्यास छपने का। तो यहाँ तो कहानी लिखने के बाद फिल्म नहीं बन रही थी, तो फिल्म नहीं बन रही थी तो बड़े परेशान, मैं उनको बोलता था मुझे तो फिल्म इंडस्ट्री समझ में नहीं आती, तो मैं बार बार छोड़कर भागने की बात करता था। तो मुझे समझाते थे, बेटा यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगता है, तुम इंडस्ट्री छोड़ के मत जाना, तुम एक दिन कामयाब होगे। तो बहुत विश्वास मेरे अंदर वो फूंकते थे। फिर उनकी एक लाइन मुझे आज तक बड़ी याद है। तो एक दिन रात को उन्होंने मुझसे कहा, तुमने अकबर का नाम सुना है? तो मैंने क्या, पता नहीं किस अकबर की बात कर रहे हैं। मैं, कौन सा अकबर? तो बोले, तुमने अकबर का नाम नहीं सुना? मैंने कहा, किस अकबर की बात कर रहे हो? एक ही तो अकबर है, सम्राट अकबर। तो मैंने कहा, सर उसका नाम किसने नहीं सुना? तो अपने आप बोले, देखो सम्राट अकबर ने भी वो जिंदगी नहीं गुजारी होगी जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग कामयाब होने के बाद जिंदगी गुजारते हैं। तो बहुत अच्छी जिंदगी होती है, यहाँ पे कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो हमेशा बोलते थे, तुम एक दिन कामयाब होगे, तुम छोड़ के मत जाना। तो वीरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा मुझे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में टिकाए रखने के लिए। और एकता कपूर का? एकता कपूर का तो कैरियर को टेक ऑफ करने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। चूंकि जब बिच्छू का खेल बना तो आप जाके देखेंगे तो दिव्येंदु शर्मा, जो मिर्जापुर का जो मुन्ना भाई, वो हमारी वेब सीरीज में लीड थे। तो उनके इंटरव्यू होते थे और या मेरे इंटरव्यू होते थे। एक बालाजी से जो फोन आते थे, तो एक पॉइंट पर तो मैं बालाजी को बोलने लगा था कि यार तुम्हारा हीरो नाराज हो जाएगा, तुम तो बीच में मुझे ऐसा लग रहा है उससे ज्यादा मेरे इंटरव्यू करा रहे हो। तो उन्होंने राइटर की ताकत को समझा, एकता कपूर ने, और मेरे वीडियोस बनाए। एक वीडियोस बहुत पॉपुलर है मेरी बिच्छू का खेल बुक के ऊपर बनाया, जिससे एक बड़ी पब्लिसिटी मिली। जब आप शो देखेंगे भी ना, तो उस शो में अनाउंसमेंट होता है मेरे नाम का। शो शुरू जिस तरह से होता है कि जैसे मेरी कहानी शुरू होने जा रही हो, जो दिव्येंदु जैसे मेरा कैरेक्टर प्ले कर रहा, तो वो सब जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रमोट किया। तो वीरू देवगन साहब का जहाँ ये योगदान था कि मुझे बॉम्बे में टिकाने के लिए, टिके रहने के लिए वो जो एक हौसला देते थे, तो एकता कपूर का ये बहुत बड़ा योगदान था कि उनकी वजह से मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला इंडस्ट्री में, लोग मुझे जानने की शुरुआत हुई और मेरा शो बहुत बड़ा हिट रहा, वेब सीरीज बिच्छू का खेल, जिसकी वजह से आगे फिर मुझे कमांडर करण सक्सेना और रीटा सान्याल सारे शोज मिलते चले गए। कि मैं बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक था। और मेरे दोस्त हैं, एक दोस्त है बचपन का, आशुतोष राजवंशी नाम है, बॉबी कहते थे। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से साथ में हैं, अभी भी आज भी दोस्त है मेरा। तो जब भी कॉलेज के स्कूल के अंदर जब भी छुट्टी होती थी, कुछ होता था, तो मेरे आसपास कहानियाँ सुनने वाले लड़कों का एक जमावड़ा हो जाता था। 4-5 दोस्त ऐसे होते थे। तो मुझे खेलने से ज़्यादा कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। तो मैं बचपन में बहुत ऐसी कहानियाँ पढ़ी मैंने, जो महापुरुषों के बचपन की कहानियाँ हैं, जैसे हिटलर का बचपन कैसे गुजरा, इब्राहिम लिंकन का क्या था, महात्मा गांधी का क्या था, तो जो मुझे बड़ा इंस्पायर करती थी। इसीलिए जो मैंने पहली कहानी लिखी वो विनम्रता थी, जो जॉर्ज वॉशिंगटन की लाइफ के ऊपर बेस्ड थी। तो वो पहली कहानी लिखी और पहली कहानी छप गई। कहाँ छपी? तो एक अखबार था, लोकल न्यूज़पेपर था, लेकिन जब वो पहली बार अखबार के अंदर अपना नाम देखा तो नाम देखना अच्छा लगा। उस कहानी ने फिर दूसरी कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करने के बाद कहानी लिखी गई थी। तो सब कुछ अपने आप होता चला गया। तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कहानी छपती चली गई। और मुझे आज भी याद आता है, मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो मेरी इतनी कहानियाँ छपने लगी थी, तो स्कूल के अंदर बड़ी चर्चा होती थी। और मुझे समझ में आ गया था 9th तक आते आते, मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री इसका स्टूडेंट था। तो मुझे उसमें टाइम ख़राब करना जैसा लगने लगा था कि चूँकि मुझे फ्यूचर समझ में आ गया था कि मैं राइटर बनने वाला हूँ। अच्छा। तो केमिस्ट्री की और बायोलॉजी पढ़ना वो सब बहुत अजीब लगने लगा था। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहानियों में रुझान तेज़ होता चला गया, छपना बहुत ज़्यादा छपती चली गई, तो पढ़ाई की तरफ से थोड़ी दूरी भी बननी शुरू हुई उसकी वजह, उसी के कारण। तो बस कहानियों का सिलसिला था। फिर नॉवल लिखना शुरू किया, नॉवल लिखा, नॉवल छपा दैनिक हिंट में।
नॉवल क्या छपा। था पहला वाला नॉवल आपका? उसका राजकुमारी शिखा नाम था, बच्चों के उपन्यास थे। अच्छा, बच्चों का उपन्यास। बच्चों का उपन्यास था। तो क्या सीरियलाइज हुआ उसमें? हाँ, धारावाहिक प्रिंट होता था। अच्छा। धारावाहिक प्रिंट होता था। और तब गाजियाबाद में से निकलता था दैनिक हिंट, फिर गाजियाबाद से एक और न्यूज़पेपर निकलता था, दैनिक प्रलयंकर। तेलूराम काम्बोज जी उसके संपादक और प्रकाशक होते थे। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे न्यूज़पेपर के लिए भी लिखो, तो फिर उनके लिए भी लिखना शुरू किया। फिर इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। फिर कौन से नवभारत सन टाइम, की बात है? ये तो बहुत टाइम हो गया, आप ही समझे 37-38 साल हो गए होंगे। 37, 38। और उसके बाद फिर आपने आगे पढ़ाई की? हाँ, पढ़ाई का सिलसिला चला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया। उसी कहाँ चक्कर तक पढ़ाई की फिर? मैंने 12th तक पढ़ाई की। 12th तक। हाँ, फिर बीए में गए, लेकिन बीच में छोड़ दिया उससे पहले ही। तो तब तक नॉवल लिखने लगे थे? नॉवल लिखने लगा मैं। डायमंड कॉमिक्स मैंने बहुत लिखे, अच्छा। और बहुत डायमंड कॉमिक्स पब्लिश हुए। मैंने घोस्ट राइटिंग बहुत की। किनके लिए की? किन नामों राज के लिए? पॉकेट बुक्स के लिए। किन नामों के लिए की? मैंने राज और धीरज के नाम से बहुत ज़्यादा उपन्यास लिखे, और सिर्फ राज पॉकेट बुक्स के लिए लिखे उपन्यास जो है। पैसा कितना मिलता था उनको? अच्छा पैसा मिलता था तब उस टाइम पीरियड में। मैं बचपन में बहुत पैसे कमाने लगा था राइटिंग से। अच्छा, जैसे? अब जिक्र करने का कोई फायदा नहीं। फिर भी लेकिन फिर भी उस टाइम पीरियड में 15-20 हज़ार रुपए मिलते थे, जो बहुत बड़ी रकम होती थी। बहुत बड़ी रकम होती थी। तो आपका ऐसा लगता है कि पैसा कमाने का सिलसिला तो बड़ा ऊंचा है। सुनते हैं कि आप कोई 1-1.5 करोड़ तो सिर्फ अपने ऑडियो स्टोरी से ले लेते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ऑडियो में शायद हो सकता है मेरी गलतफहमी भी हो, ना भी हो, कि मुझसे ज़्यादा पैसा किसी ने इंडिया में किसी राइटर ने नहीं कमाया होगा ऑडियो सीरीज़ में। चूँकि कमांडर जो स्पॉटिफाई पर मेरा कमांडर करण सक्सेना आया, जो सोनू सूद ने जिसे आवाज़ दी, वो इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट है। आप सुनेंगे आपको भी फील आएगी। करोड़ों में बना हुआ सीरीज़ है, ऑडियो सीरीज़। जिस बजट में वेब सीरीज़ बन जाया करती हैं, स्पॉटिफाई ने उस बजट में ऑडियो सीरीज़ बनाई कमांडर करण सक्सेना। कमांडर सक्सेना का कैरेक्टर आपने इजाद कैसे किया था? इसके पीछे भी एक देखिए, शुरू में मुझे लगता था कैरेक्टर चलते हैं, लेकिन मैं किसी को कॉपी नहीं करना चाहता था, किसी भी कैरेक्टर को। ऐसा उस टाइम पीरियड में बहुत होता था कि कुछ पुराने कैरेक्टर्स के जो हिट होते थे, उनके नाम को लेकर लोग आगे उपन्यास लिखना शुरू कर देते थे। तो और वो आसान भी होता था लोकप्रियता के लिए। तो जब आप ये कर रहे थे, तब उस वक्त आपके कंपटीटर कौन थे या आपके समकालीन कौन थे पल्प में? हाँ। पल्प में देखिए, मेरे से सीनियर लोगों में वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक, ये तो सब सीनियर हैं। ये सब सीनियर थे और बड़े नाम थे, आपके जिनको हम देख के इंस्पायर हुए। और जो हमारे आसपास जो हमारे साथ साथ शुरू हुए, वो अनिल मोहन, मैं, हम दो थे जो हम साथ साथ शुरू हुए। थोड़ा ही आगे पीछे शुरू हुए हम। तो लेकिन जब मैंने कमांडर करण सक्सेना के नाम के पीछे भी एक बड़ी खास बात है जी, कि जब कमांडर करण सक्सेना का मैं नाम सोच रहा था कि कोई ऐसा कैरेक्टर बनाया जाए जो रॉ का एजेंट हो, जो मेरे माइंड में सरदार भगत सिंह थे अटके हुए। अच्छा। कि एक बड़ा देशभक्त आदमी हो, जो देश के लिए जान देने का जज्बा रखता हो। तो इसके लिए सरदार भगत सिंह अटकते थे कि हम उनको आज की डेट में, आज की तारीख में, आज की तरह से कैसे लेके आ पाए आज़ादी के बाद। तो वो कमांडर करण सक्सेना एक किरदार इस तरह से निकल के आया कि अगर भगत सिंह आज होते और देश के ऊपर कोई हमला करे, तो भगत सिंह जैसा आदमी क्या करेगा। अच्छा। तो उस तरह से वहीं से वो इजाद हुआ कमांडर करण सक्सेना। और कमांडर करण सक्सेना का जब नाम बहुत सोच समझ के मैंने रखा, बहुत सारे नाम सोच रहा था, तो हमारे एक बड़े सीनियर राइटर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ा मेरा उठना बैठना था उनके साथ। और तो मैंने उनको ये नाम बताया कि मैं कैरेक्टर शुरू करने जा रहा हूँ और मैंने नाम रखा कमांडर करण सक्सेना। तो वो हंसे। क्यों? तो वो बोले नहीं, तुमने नाम ही गलत रखा है। कैसे? तो मैंने कहा अभी नाम क्यों गलत रखा है? तो अपने आप बोले कि चूंकि मेरा कमांडर करण सक्सेना एक्शन हीरो था, तो वो उन्होंने कहा कि सक्सेना कायस्थ होते हैं। अच्छा। और कायस्थ लड़ेंगे क्या, वो तो बुद्धिजीवी होते हैं। अच्छा। तो ये तुमने कोई राजपूत, कोई चौधरी, कुछ इस तरह का, चौहान, इस तरह का नाम रखना चाहिए। अच्छा, ये उन लेखक महोदय की राय हाँ, थी। तो वो सुन के मैं कंफ्यूज भी हुआ कुछ दिन के लिए, और मैंने बहुत नाम सोचने शुरू किए, लेकिन बहुत नाम सोचे, लेकिन करण सक्सेना नाम माइंड में अटक गया था। तो फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैंने उस नाम से लिखने का सिलसिला शुरू किया, और आप ये समझे मुझसे आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा है
कि सक्सेना या कायस्थ होना। पर ऐसा नहीं होता जैसे पहले के जितने भी कैरेक्टर ऐसे बनाते थे उनमें सरनेम नहीं हुआ करते थे। राजेश, हाँ, विजय, विकास, उनमें सरनेम नहीं होते थे। हाँ, ये आपने पहली बार सही बात बोली। तो इनमें लेकिन आपने सरनेम चुना। वजह? नहीं, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, दूसरा इसमें ये भी था कि जब हम ये वेब सीरीज बना रहे थे, स्टार प्लस के साथ हमने वेब सीरीज बनाई, तो कमांडर कोई पोस्ट नहीं होती रॉ में, मैं आपको बता रहा हूँ। और यानी तो लेकिन फिक्शन है। अगर मैंने स्टार प्लस वालों को भी बोला कि अगर आप करण सक्सेना के आगे से अगर कमांडर हटा देंगे तो कैरेक्टर का जो वजन है वो खत्म हो जाता है। जो कमांडर लगकर वजन आता है तो ये जब आपने लिखना शुरू किया होगा, नॉवल लिखे थे ना, तो पहला नॉवल क्या था कमांडर करण सक्सेना वाला? नहीं, जो सबसे पहला नॉवल था वो तिलक रोड का भूत एक कहानी थी। अच्छा, जिसमें फिक्शन था। वो सुमन पॉकेट बुक्स फिल्मी दुनिया मैगजीन के जो मालिक थे नरेंद्र गुप्ता जी ने प्रिंट किया। तो उसके बाद अपराधी का जाल, फिर मौत की कुर्सी, ये सब नरेंद्र गुप्ता जी ने प्रिंट किए और फिर सिलसिला चलना शुरू हो गया उसका। नरेंद्र गुप्ता जी के पास आप कैसे पहुंचे थे? फिल्मी दुनिया वाले थे ना? हाँ, फिल्मी दुनिया मैगजीन के मालिक थे। क्योंकि तब आपकी उम्र बहुत, मेरे ख्याल से 18-20 के बीच के। नहीं, मैं तो बहुत पहले पहुंच गया था उनके पास। मैं अपनी छोटी छोटी कहानियां जब लिखा करता था अखबारों के लिए, तो फिल्मी दुनिया मैगजीन में मेरी वो कहानियां प्रिंट किया करते थे। तो मेरी उम्र वो तो 14-15 साल की उम्र से फिल्मी दुनिया मैगजीन में मेरी कहानियां प्रिंट करने लगे थे और वो बहुत पसंद करते थे। मेरी लिखी हुई कहानियां बहुत उनको अच्छी लगती थी। फिर मैं घोस्ट राइटिंग कर रहा था, तो मेरे नॉवल वो बहुत पढ़ा करते थे। अच्छा, घोस्ट राइटिंग उनके लिए तो आपने नहीं, कभी नहीं की। राज पॉकेट बुक्स में जो लिखा करता था मैं, राजबाबू यानी राजकुमार गुप्ता जी, और तो उनके लिए लिखा करता था। तो उन्होंने वो जो नॉवल प्रिंट होता था, तो मेरी कहानियां फिल्मी दुनिया मैगजीन से प्रिंट होती थी, तो उनके यहाँ आना जाना था। तो मैं नया नॉवल जो आता था वो गुप्ता जी को भी देता था, तो पढ़ते थे। तो पढ़कर अक्सर बोलते थे, यार तुम्हारी इतनी कम उम्र है, इतना अच्छा लिख रहे हो, तुम्हें तो नाम से छपना चाहिए। हाँ, ये घोस्ट राइटिंग। हाँ, घोस्ट राइटिंग नहीं करनी चाहिए। मैं तब नाम से छपना बड़ा मुश्किल था। आज की डेट में तो बड़ा आसान हो गया है। तो मैं उनको बोला, मैंने कहा लेकिन कोई छापने वाला तो हो। तो फिर एक दिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं प्रिंट करूंगा तुम्हें। और मैं आज तक उनका बहुत एहसानमंद हूँ कि जो लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं वो उन्होंने मेरे लिए किया। उन्होंने मेरे लिए अपना पब्लिकेशन शुरू किया, सुमन पॉकेट बुक्स को दोबारा से, और मुझे नाम से छापने का सिलसिला शुरू किया। तब तक सुमन पॉकेट बुक्स ठंडी हो चुकी थी। सुमन पॉकेट बुक्स बंद कर दिया था उन्होंने काफ़ी साल पहले। तो मेरे लिए ही उन्होंने सुमन पॉकेट बुक्स दोबारा से शुरू की। और मेरे साथ साथ उन्होंने उसमें उनका एक कैरेक्टर हुआ करता था जो घोस्ट राइटिंग में था, एक ट्रेड नेम था रति मोहन करके। रति मोहन, हाँ। और सुरेंद्र मोहन पाठक साहब के कुछ नॉवल थे, ओम प्रकाश शर्मा जी के कुछ नॉवल थे, प्रेम वाजपेयी जी के भी कुछ नॉवल थे। तो साथ में वो उनकी किताबें भी मेरे साथ साथ प्रिंट करते थे। लेकिन मुझे छापने के लिए उन्होंने सुमन पॉकेट बुक्स की शुरुआत की। अच्छा, उस सेट में शामिल कर लिया। सेट में शामिल करने के लिए। तो मैं इसके लिए आज तक बोलता हूँ कि लोग अपने बच्चों के लिए, मुझे लोगों का प्यार बहुत मिला जीवन में। कि जब मैंने बचपन में लिखना शुरू किया, तो यानी मैं अगर लोगों का एहसान मानना शुरू करूं तो एक लंबी फहरिस्त है। तो दैनिक हिंट के संपादक हुआ करते थे कमल शेखरी जी। तो जब मेरी उम्र 13-14 साल थी, तो उन्होंने अपने अखबार में कहा हुआ था ये बच्चा कुछ भी लिखे। तो उनका पहले वीकली अखबार था, तो तभी वो डेली शुरू हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं डेली इस लड़के का नाम अपने अखबार में देखना चाहता हूँ, ये कुछ भी लिखे आपने छापना है। तो ये प्यार जो मुझे मिलना शुरू हुआ। फिर कमल शेखरी जी ने मुझे हिंदुस्तान में भेजा। तो एक दिन वो भी बड़ा अच्छा इंसिडेंट है कि उन्होंने मुझे बुलाया। मेरी बहुत कहानियाँ छप चुकी थी तब तक, नॉवल भी उन्होंने प्रिंट किया था। तो उन्होंने बोला कि ये कहानी जो तुमने लिखी है ये छपने लायक नहीं है हमारे अखबार में। तो मुझे लगा ख़राब कहानी लिख दी होगी, तो मैं थोड़ा उदास हो गया। उम्र भी कम थी, ऊपर की कहानी है। तो उन्होंने मुझसे वो मुस्कुराए। फिर वो बोले, देखो तुमने अब ये गाजियाबाद, इन छोटे अखबार और ये सब से तुमने बाहर निकल जाना चाहिए। और उन्होंने तभी जयप्रकाश भारती जी को फ़ोन लगाया। अच्छा, बाद में तो नंदन में भेजा मुझे, और फिर वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। गंगा मैगजीन कमलेश्वर जी निकाला करते थे, कमलेश्वर जी ने भी मुझे बहुत प्रिंट किया। फिर नवभारत टाइम्स में बहुत, पंजाब केसरी, फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो डायमंड कॉमिक्स, नॉवल, फिर वो सिलसिला होता चला गया।
ये कमांडर सक्सेना जब आइडिया आया था तो ये नरेंद्र गुप्ता जी के यहाँ काम करते हाँ, थे? नरेंद्र गुप्ता पहला नॉवल ही करण सक्सेना का था। करण सक्सेना करण की। सक्सेना सीरीज। कहानी क्या थी पहले वाले नॉवल की? नहीं, कहानी दरअसल तिलक रोड का टाइटल तिलक रोड का भूत था, लेकिन वो भूत नहीं था। उसमें एक मिशन था कि किस तरह से कोई एक गिरोह जो है वो एक आतंक फैलाया हुआ है उसने घोस्ट का, और उसके साए में एक बड़े आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। तो पहले भी तो इस तरह की चीजें होती थी ना कि एक खास तरह का पैटर्न था, फार्मूला था, विदेशी हमला है, जासूसी चीजें हो रही हैं, एक झूठ फैलाया जा रहा है, रेलगाड़ी का भूत जैसी दूसरी किताबें भी वेद प्रकाश काम्बोज की जैसे हैं। जी जी जी। तो एक पैटर्न चला आ रहा है बरसों से, तो आपने उस पैटर्न को तोड़ने के लिए क्या किया था? क्या उसमें क्या खास बात थी जो आपने ऐसा किया? अगर आप विजय को देखेंगे या सब पढ़े हुए हैं मेरे भी, तो उनसे और कमांडर में बड़ा फर्क है। करण सक्सेना में ये बहुत अपडेटेड और मॉडर्न कैरेक्टर बनाया, जो उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसमें इसकी कोई प्रेमिका नहीं होती? नहीं, ये देश के लिए जो कुछ करता है वो सिर्फ देश के लिए है। ये और इसके बारे में जैसे कुछ लाइनें, कुछ डायलॉग बड़े मशहूर हैं कि अकेले ही एक सेना, नाम उसका कमांडर करण सक्सेना। वो अकेले ही सेना, नाम उसका कमांडर करण सक्सेना। अच्छा। जब कमांडर आता है तो भवंडर आता है। तो इस तरह की उसके कुछ एक लाइन है जो बहुत फेमस लाइन है, और जो ये मान के चलता है कि इस देश की उसका कोई परिवार नहीं है। इस देश का 140 करोड़ की जो पब्लिक है, इस देश की जो 140 करोड़ की जनता है, वही उसका परिवार है। उन लोगों को सुरक्षित रखना ही तो उसका आपने कोई बैकग्राउंड दिया था कि उसके फैमिली बैकग्राउंड है या कुछ? नहीं, कुछ भी फैमिली बैकग्राउंड, कुछ भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं। हालांकि अब हम वेब सीरीज में इस तरह की चैनल्स की तरफ से डिमांड आ रही है, और अब मैंने एक बैकग्राउंड बनाई भी है। पहले जब करण सक्सेना की सीरीज लिखी जानी और प्रिंट होनी शुरू हुई, तो उसके ऊपर सिर्फ आता था करण सीरीज। तो कमांडर उसका नाम बाद में जुड़ा। फिर हुआ क्या कि मेरे 5-6 किताबें आ गई कमांडर करण सक्सेना की, लेकिन वो हिट नहीं थी। तो हमारे एक दूसरे पब्लिशर थे जिन्होंने मुझे बाद में छापना शुरू किया, धीरज पॉकेट बुक्स के मालिक राकेश जैन। तो एक दिन उन्होंने मुझसे बोला, राकेश जैन जी ने, कि भाई तुम्हारी जो किताबें हैं वो बिकने लगी हैं, लेकिन लोग तुम्हारे नाम से किताबें खरीदते हैं। होना ये चाहिए कि लोग तुम्हारे नाम से ज्यादा करण सक्सेना के नाम से किताबें खरीदें। राकेश जैन जी का आइडिया। राकेश जैन का धीरज पॉकेट बुक्स के मालिक। तो बात मुझे लगी, मैंने कहा बात तो ठीक बोल रहे हैं। वो उन्होंने बोला जैसे शर्लॉक होम्स है, शर्लॉक होम्स का राइटर कौन है कोई नहीं जानता, कॉनन डॉयल ने लिखा। जेम्स बॉन्ड को इयान फ्लेमिंग ने लिखा, कोई नहीं जानता इयान फ्लेमिंग का नाम। जेम्स बॉन्ड को सब जानते हैं, तो ऐसे करण सक्सेना को सब जानना चाहिए। तो बात मुझे करेक्ट लगी। तो फिर मैंने करण सक्सेना को लिखने का एक नया तरीके से लिखना शुरू किया। तो मैंने तब उसके नाम के आगे, जो तब तक करण सक्सेना था, उसके नाम के आगे कमांडर जोड़ा वजन देने के लिए। और फिर कहानी का पैटर्न बदला। फिर मेरी पहली सीरीज कहानी आई, पहला उपन्यास आया जो 2 पार्ट में लिखा मैंने, 500 पेज में लिखा, कैदी, और सेकंड पार्ट का नाम था मेरा देश मेरे लोग। और जब वो दोनों किताबें एक साथ आई तो सुपरहिट किताबें थी, और वहां से कमांडर करण सक्सेना बनने का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर एक दौर तो ऐसा आया कि पब्लिशर सिर्फ और सिर्फ मुझसे करण सक्सेना की किताबें मांगते थे। अच्छा, तो एक साथ 2-4 पब्लिशर सारे सब कमांडर करण सक्सेना की किताबें मांगते थे। सबका इंटरेस्ट करण सक्सेना की किताबें छापने में था। और एक टाइम पीरियड ऐसा भी था जब मेरा करण सक्सेना को लिखने में इंटरेस्ट नहीं था। उसके पीछे भी रीजन था, चूंकि करण सक्सेना मतलब रॉ का एजेंट है, तो देश आतंकवादी, वही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, यही सब किरदार होते थे। तो उनको आप कितना लिखोगे, लेकिन रीडर्स को पढ़ने में बहुत मजा आता था, तो सेल बहुत अच्छी थी। तो मैं जो बाकी कहानियां लिखना चाहता था, तो वो करण सक्सेना के सदके में छपा करती थी। मैं उनको ये बोलता था कि मैं करण सक्सेना की किताब आपको अगली बार दूंगा, इस बार ये नाइट क्लब छाप लो, अच्छा, इस बार आप ये मैडम नताशा का प्रेमी छाप लो। तो छापते थे, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। इंडिपेंडेंट थ्रिलर भी लिखे होंगे ना? बहुत ज्यादा लिखे, बहुत ज्यादा लिखे, और बहुत हिट हैं आज की डेट में वो। और प्रतिलिपि पे वो जो इंडिपेंडेंट थ्रिलर है वो मिलियंस में पढ़े जाते हैं, 4 मिलियन, 5 मिलियन, ऐसी उनकी रीडरशिप है सिर्फ और सिर्फ ई बुक की। तो लेकिन कमांडर करण सक्सेना की जर्नी शुरू हुई, 58 बुक्स आज उसकी पब्लिश हैं।
और फिर मैं तो ये मानता हूँ कि मैं हूँ ही कमांडर कर्नल सक्सेना की बदौलत। फिर हालांकि फिर हमारा वेब सीरीज़ का सिलसिला शुरू हुआ, तो एकता कपूर की यहाँ से प्रस्ताव आया पहला। कैसे आया, मतलब आप क्या बॉम्बे शिफ्ट हुए? हाँ, नहीं, बॉम्बे तो मैं शिफ्ट हो चुका था। कब और शिफ्ट हुए आप बॉम्बे? मुझे हो गए 15-16 साल। नहीं तो आप जब शिफ्ट क्या सोच के हुए थे, या पहले प्रस्ताव के बाद? नहीं, मैं क्या है, मैं घूमने गया था, मैं कभी बॉम्बे शहर जाना नहीं चाहता था। मैं फिल्म इंडस्ट्री मेरा कभी अट्रैक्शन नहीं रहा। मुझे लोग बोलते बहुत थे तुमने बॉम्बे जाना चाहिए, यंग हो, नाम भी है, तुम्हें बॉम्बे में रहना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बॉम्बे ने कभी अट्रैक्ट नहीं किया, ना फिल्म इंडस्ट्री में मैं कभी जाना चाहता था। तो मैं एक बार घूमने गया, तो नरेंद्र गुप्ता जी ने ही मुझे बोला कि तुम एक काम करो, मेरी और वाजिदा तबस्सुम उर्दू की एक बड़ी मशहूर राइटर हैं, उनकी कहानियां एक साथ छपा करती थी अच्छा। फिल्मी दुनिया में। तो मैं बॉम्बे घूमने जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, ये उनके घर पर ये कुछ मैगजीन ले आना, वाजिदा तबस्सुम से। बस मैं बॉम्बे जाता हूँ, वो भाग्य चक्र था, मैं उनके घर गया। उनके हस्बैंड थे अशफाक साहब, तो उन्होंने भी सेम बात, तो उन्होंने नाम मेरा सुना हुआ था, मैगजीन उनके पास वो आती थी, तो बोले यार तुम बड़े यंग हो, तुमने तो बॉम्बे में रहना चाहिए। अच्छा, तो वहाँ क्या कर रहे हो? मैं हाँ, वहाँ क्या कर रहे हो? और देखो कलाकारों की नगरी तो यही है, तुम उस शहर, किसी भी शहर में रहोगे हिंदुस्तान के, वहाँ पे वो अशफाक साहब की एक लाइन मुझे आज भी याद है कि वहाँ पे ये पूछा जाएगा तुम लेखक हो, काम क्या करते हो। लेकिन ये वो शहर है जहाँ पे एक कलाकार से ये नहीं पूछा जाता तुम काम क्या करते हो, चूंकि यहाँ पे कलाकार पैसा भी कमाता है। वाह। तो तभी वाजिदा जी की कहानी सेल हुई थी, तो उसका डॉलर में कुछ चेक था, ब्रिटिश कंपनी थी जिसने खरीदी थी इंग्लैंड की, तो उन्होंने चेक ला के दिखाया, तो बोले देखो यहाँ इतना पैसा है। अच्छा। और उन्होंने बताया राजेंद्र सिंह बेदी हो, कृष्ण चंद्र हो, सब बेसिकली हमारा उनका गुलमोहर क्रॉस रोड पर बड़ा बंगलो। तो बाद में वियतनाम की एम्बेसी भी उनके बंगलों के नीचे थी। तो उन्होंने बोला सब यहाँ पर अड्डा होता रहा है हमारा, और अभी रूमी जाफरी ये सब लोगों का आना जाना, और उन्होंने तुरंत मेरी रूमी जाफरी से बात करा दी। अच्छा। तो रूमी जाफरी मेरे अगले दिन ही पहले दोस्त बन गए बॉम्बे पहुंचते। अच्छा। और फिर किस्मत थी, फिर मैंने भी सोचा, उन्होंने भी, अशफाक साहब ने बोला तुम्हें बॉम्बे में होना चाहिए, तो मैंने भी सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं। जब बॉम्बे आ गए तो मैं देवगन फिल्म्स के ऑफिस में पहुंच गया, सीधे बगैर किसी सूचना के, बिना कोई ये मेरी पहली कुछ नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं। और मैंने क्या ट्राई करना, चंदन जुहू में चंदन थिएटर है, उसके सामने उनका शीतल अपार्टमेंट में ऑफिस हुआ करता था। मुझे आज भी याद है, वहाँ शशि लड़का था जो अजय देवगन का बड़ा खास, वो रिसेप्शन पे बैठा हुआ था। मैंने उसे अपनी बुक्स दिखाई, तब तक काफ़ी बुक्स आ चुकी थी। तो समझ गया नॉर्मल स्ट्रगलर की तरह नहीं है ये आदमी। तो उसने मुझसे बोला कुछ नहीं, वो मेरी किताब लेकर अंदर गया। अच्छा। मुझे पता नहीं था किसके पास गया, लेकिन अब पता है अजय देवगन के सेक्रेटरी थे कुमार मंगत, हाँ, जो आज बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। वो सीन मुझे आज भी याद है, उस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा था, वो अंदर गए और फिर वो बाहर निकल के आया शशि, और शशि ने मुझसे बोला देखो, अच्छा मैंने वही बोला था, मैंने क्या अजय जी से मिलना है, वीरू जी से मिलना है, दो ही नाम मैं जानता था, वीरू देवगन और अजय देवगन। तो वो बाहर आकर बोलता है देखो अजय जी और वीरू जी तो नहीं है, उनके सेक्रेटरी हैं कुमार मंगत, मैं आपकी उनसे मुलाकात करा देता हूँ। अच्छा, हमारे अंदर भी तब तक छोटा मोटा स्टार पलने लगा था, चूंकि देश भर से चिट्ठियाँ आती थी, सब था। तो मैं, अच्छा तब तक मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सेक्रेटरी की ताकत क्या होती है। अच्छा। तो मैं शशि को बोल रहा हूँ, मुझे कितना हास्यास्पद था ये बात, जो मुझे आज लगती है कि मैंने शशि से बोल रहा हूँ यार सेक्रेटरी से क्या मिलना, मैं कुमार मंगत से मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो शशि अंदर से बात करके आ गया था, तो उसने मुझे कन्विंस किया, देखो तुम आ गए हो, मिल लो, वो तुम्हें मिला देंगे फिर। तो मैं बड़े अनमने मन से अंदर गया। अच्छा, कुमार मंगत साहब से मिलने के लिए। और जो मैंने देखा, जो मैंने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सुना था कि यहाँ पे बड़ा स्ट्रगल होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो मैं लकी था इस मामले में। तो मुझे वेलकम ही कमाल मिला। कुमार मंगत साहब ने मतलब बड़े रेस्पेक्ट के साथ बात है, वो मैच वैच देखना भूल गए जो मैच चल रहा था। और बाद में पता चला वो नॉवल में के बड़े फैन थे। अच्छा।
जासूसी उपन्यास पढ़ने के बड़े फैन थे वो। वेद प्रकाश शर्मा उनको बड़ा अच्छा लगता था और नया राइटर उनको अभी पढ़ना अच्छा लगना शुरू हुआ था, वो मैं था। वाह। तो पहले आदमी से जिससे मैं मुलाकात करने गया वो मुझे जानते प्रशंसक निकला। हाँ, वो जानते थे। और तीसरे दिन ही उन्होंने मुझे वीरू जी से और अजय देवगन से मिला दिया। आप ये समझे, पहली मीटिंग में मैंने वहां से देवगन फिल्म से चेक ले लिया था। अच्छा। वो फिल्म कभी नहीं बनी, लेकिन बाद में अजय देवगन ने मुझे हैरी बवेजा से मिलाया तो अनीस बज़मी और मैंने एक साथ एक फिल्म लिखी। सनी देओल, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी थी, कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रूथ। अच्छा। तो वो पहली फिल्म की शुरुआत हुई इस तरह से। तो लक था बस बॉम्बे में रहना, लिखा हुआ था। जब जब मैं बॉम्बे जाता था मुझे काम मिलता था। तो मैंने टीवी बहुत किया, सहारा के लिए बहुत काम किया, गौतम अधिकारी के लिए बहुत काम किया। सुराग, हेलो इंस्पेक्टर आया करते थे, वो बहुत लिखे एपिसोड। अच्छा। मैंने कई 100 एपिसोड लिखे हुए हैं, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, जिनका मैं जिक्र भी नहीं करता क्योंकि प्रोफाइल इतनी बड़ी है कि वो सब डिस्कशन में आते ही नहीं। डेली सोप बहुत लिखा। फिर उसके बाद ये फिर बिच्छू का खेल आया जो एकता कपूर के, सावधान इंडिया मैंने बहुत लिखा है। तो बिच्छू का खेल किस तरह से मिली? बिच्छू का खेल इस तरह से मिली, स्टार प्लस में एक हेड होते थे, तो मैं तब सावधान इंडिया लिखा करता था। तो वो बड़े प्रशंसक थे, उनका नाम था बलजीत चड्ढा, जो स्टार प्लस में हेड थे। उन्होंने बाद में ज्वाइन कर लिया बालाजी, एकता कपूर को। तो फिर उन्होंने मेरी तारीफ की एकता से। तो फिर इस सिलसिले में एकता ने जब उन तारीफ सुनी तो उन्होंने बुलाया एकता कपूर ने। तो फिर मैंने एकता को जाकर ये कहानी सुनाई, बिच्छू का खेल, जो 10 मिनट में कहानी सुनाई होगी। तुरंत उनको पसंद आई और बिच्छू का खेल बना। बिच्छू का खेल बना, बिच्छू का खेल सुपरहिट रहा, बहुत अच्छा चला। फिर कमांडर का रॉन्स, यानी एक सिलसिला था बस जो चलता चला गया। बिच्छू का खेल की कहानी क्या थी? बिच्छू का खेल की कहानी थी, एक लड़का है जो मर्डर कर देता है और पुलिस उसको मान नहीं रही है कि मर्डर इसने किया, चूंकि उसने इतनी सफाई से मर्डर किया है कि उसे पकड़ा जाना नामुमकिन है। लेकिन उस मर्डर के इल्जाम में उसकी मां फंस जाती है और उसने इतने फुल प्रूफ अंदाज में मर्डर कर दिया है जो पहले से प्लानिंग करके किया उसने, कि दुनिया का कोई कानून मुझे ना पकड़ सके। लेकिन जब मां फंस जाती है तो खुद फंस जाता है कि उसे अपनी मां को बचाना है, क्योंकि मां के साथ उसका बहुत इमोशनल कनेक्ट है। तो अब वो उसकी जो फुल प्रूफ प्लानिंग है वो उसके खिलाफ हो जाती है, उसको तोड़ ही नहीं पाता है। पुलिस ही उसकी बात मानने को तैयार नहीं है कि तुम तो उस टाइम, चूंकि जब वो मर्डर कर रहा होता है उस टाइम वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ ही मौजूद होता है। तो बोलता तुम तो हमारे साथ थे, इतनी मजबूत एलिबाई बनाई होती है कि वो खुद उसके गले का फंदा बन जाती है। तो इस तरह था बिच्छू का खेल, वो मोटा मोटा। और उसके अलावा बहुत लिखा। फिर कमांडर का सिलसिला शुरू हुआ। कमांडर की पहले ऑडियो, स्पॉटिफाई वाले जो है वो वाला केस पूरा बताइए ना। स्पॉटिफाई में किस तरह से उसने कमांडर को प्लान, वो भी एक मजेदार इंसिडेंट है कि कोरोना था और हम घरों में बंद थे। मेरे पास एक मेल आता है अमेरिका से, यूएसए से। कोई गोरी लेडी लिखती है मेल, अंग्रेज औरत, कि हम आपके कमांडर करण सक्सेना के ऊपर ऑडियो सीरीज बनाना चाहते हैं। अच्छा, उनको कैसे पता लगा? तो मुझे लगा कोई फर्जी मेल है, फ्रॉड मेल है। तो मैंने उसका जवाब ही नहीं दिया कि मैंने क्या, हिंदी उपन्यास, कमांडर करण सक्सेना, अमेरिका से मेल, तो मैंने क्या, इनको क्या पता होगा। तो बहुत सीरियसली लिया ही नहीं, मैंने जवाब ही नहीं दिया उनको। फिर उनका दोबारा मेल आया, तो फिर मैंने उस पूरे मेल को, उस पूरे सिलसिले को 3 महीने तक बहुत हल्के में लिया। फिर मैंने उनको जवाब दिया। मैं उसको फर्जी मेल समझ रहा था, क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं था अमेरिका से, यूएसए से कोई कमांडर करण सक्सेना की ऑडियो सीरीज बनाने की बात करेगा, वो भी कोई गोरी अंग्रेज लेडी। फिर मैंने उनसे पूछा बाद में, जब 1-1.5 महीने मेल पर बातें होती रहीं, तो मैंने कहा आपके यहाँ बॉम्बे में या इंडिया में कोई हेड नहीं है? तो उन्होंने बताया नहीं, हमारी टीम है वहाँ पे, बॉम्बे में ही टीम है। तो मैंने कहा आप उनसे कनेक्ट कराइए मुझे। तो उन्होंने उनसे कनेक्ट कराया। तो फिर मैंने उनकी प्रोफाइल जाके देखी तो पता चला वो स्टार प्लस में हेड रह चुके थे। अच्छा, स्टार प्लस मेरा घर जैसा था, क्योंकि मैं वहां पे काम भी किया हुआ था, बहुत लोगों को जानता भी था। तो मैंने स्टार प्लस के जो 2-3 हेड मेरे दोस्त थे उनसे पूछा क्या ये आदमी स्टार प्लस में हेड है? बोले हाँ, और अभी वो स्पॉटिफाई में है। तो क्लियर हो गया वो मेल का सिलसिला गलत नहीं था। फिर वो एक सीरियस डील शुरू हुई। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑडियो सीरीज बनाई और मैं सोनू सूद को अच्छे से जानता था तब, कोरोना काल में, और हम एक फिल्म कर रहे थे।
और कोरोना में उन्होंने कुछ एक लोग ऐसे भी थे मेरे सर्कल में जिनको ज़रूरत थी, चूंकि ना इंजेक्शन मिल रहे थे ना बेड मिल रहे थे, तो मैंने उनसे लोगों की हेल्प भी कराई, उन्होंने काफ़ी मदद की। मुझे आज तक याद है एक इंसिडेंट, तो एक लेडी थी मीरा रोड में रहती थी, तो उनको कोरोना हुआ था, बेड नहीं मिल रहा था, तो रात के 3 बजे तक मैं उनसे बातें कर रहा था और उन्होंने सब कमिश्नर, वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स, सबको कनेक्ट कराया था। और मुझे बाद में जाके पता चला कि सोनू सूद जब वो सब कनेक्ट करा रहे थे, उनको खुद को कोरोना था उस रात। तो फिर जब कमांडर कर्नल सक्सेना को ऑडियो में बनाने की बात आई तो मैंने उनका नाम बोला स्पॉटिफाई को, और फिर इस तरह से वो एक बड़ी ऑडियो सीरीज बनी। और फिर उसके बाद उस पर वेब सीरीज भी बनाई स्टार प्लस ने, हॉट स्टार ने, तो दोनों ही मशहूर है। हाँ, दोनों के नंबर बहुत अच्छे थे। और फिर बाद में रीटा सान्याल भी स्टार प्लस में। हाँ, ये रीटा सान्याल जैसे कैरेक्टर आपने कैसे सोचे? नहीं, मुझे लगता था कि एक महिला प्रधान सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि जो औरतें हैं, यानी अगर हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बात करें तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। आज भी हीरो बहुत पावर में होता है, हीरो की वजह से फिल्में चलती हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। जो हीरोइनों की फिल्में हैं वो फिर भी बहुत पीछे हैं, और जो हीरोइंस के जो प्राइस भी है वो भी कम है। वो भी जो उनके जो सुपरस्टार्स लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, उनकी प्राइस कभी शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन जैसी कभी नहीं हुई। मैं बड़ी हीरोइंस की बात कर रहा हूँ, छोटी हीरोइन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो मुझे हमेशा से लगता था कि कुछ महिला प्रधान भी काम होना चाहिए, जिसमें लड़कियां भी काम कर रही हों, जो मेल कैरेक्टर होना चाहिए। चूंकि मेरा कमांडर भी बहुत मेल ही था, तो ये सोच के मैंने उपन्यासों में भी एक कैरेक्टर बनाया, रीटा सान्याल सीरीज, जो एक लॉयर है। अच्छा। हाँ, और थोड़ा अलग तरह का कैरेक्टर है उसका। तो फिर उसको हमने वेब सीरीज भी बनी, तो जिसे अदा शर्मा ने किया, और वो सीरीज भी हमारी बड़ी अच्छी गई। फिर तो ऑडियो सीरीज और सब बनी है। अभी तो ऑडियो में बहुत काम हुआ है, प्रतिलिपि पे भी ऑडियो मौजूद है, कुकू एफएम पर भी हैं, पॉकेट एफएम पर भी हैं, सब जगह ऑडियो मौजूद है। ई बुक भी बहुत हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तो आपको लगता है किताबें, कई लोग कहते हैं ना किताबें तो चलती ही नहीं हैं, लेकिन आप तो पहले किताब छापते हैं, बाद में बात काम करते हैं, बाकी सारे काम बाद में होते हैं। नहीं, मुझे तो आज भी लगता है कि अगर मुझसे आज की डेट में भी कोई ये कहे कि मैं उपन्यास पहले लिखना पसंद करूंगा या फिल्म, तो मैं तो फिल्म किसी हालत में लिखना पसंद नहीं करूंगा, उपन्यास ही लिखना पसंद करूंगा। क्योंकि उपन्यास क्या एक बेस है, उससे हमारी ऑडियो सीरीज बनती हैं, उसके हमारे अलग अलग लैंग्वेज के राइट क्रिएट होते हैं, उसी के ऊपर हम कुछ भी, यानी फिल्म भी बन सकती है। सारे राइट्स, अगर हम सिर्फ फिल्म लिखेंगे तो फिल्म के राइट चले गए और ख़त्म हो जाती है वहीं कहानी। तो इस वक्त एक पॉपुलर राइटर बनने के लिए कोई यंग आदमी हो तो उसको क्या सोचना चाहिए? कोई यंग राइटर है मान लो, तो उसको वो क्या करे? पहले किताब पे ध्यान दे, या सिनेमा में जाके संघर्ष करे, या कुछ आइडिया सोचे, और सिवाय क्राइम सस्पेंस के और कुछ नहीं चलेगा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहानी तो अभी सब तरह की कहानियां चल रही हैं, लेकिन देखिए, मैं ये मानता हूं कि सिर्फ कहानी लिखना, एक अच्छी कहानी लिखना, मैं और अंडरलाइन कर रहा हूं, सिर्फ एक अच्छी कहानी लिखने से बात नहीं बनती। ये तो बहुत बेसिक बात है। जैसे मैं बात मानता हूं कि अगर आपने जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है तो आपने टैलेंटेड होना तो जरूरी है, वो तो बेसिक बात है, वो बहुत अफलातून बात नहीं है। क्योंकि आपने टैलेंटेड होना तो बेसिक लाइन है कि आपने होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर और क्या गुण है जिससे आप बहुत बड़े बनते हो। तो उसी तरह से जब हम एक उपन्यास की कहानी सोचना शुरू करते हैं तो ये तो एक साधारण बात है कि हमने कोई अच्छा उपन्यास लिखा, मैं ऐसा सोचता हूँ। क्योंकि वो लोगों की तो कोई गिनती नहीं है जिन्होंने खराब उपन्यास लिखा, उनका तो डिस्कशन से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन एक अच्छा उपन्यास लिखना भी बहुत अफलातून बात नहीं है। अफलातून बात क्या है कि आपने एक ऐसी कहानी चुनना, एक ऐसा विजन आपके पास होना कि आपने उपन्यास की कहानी भी ऐसी चुनी कि जिसके ऊपर ऑडियो सीरीज भी कमाल बन सकती है, जिसके ऊपर कल को वेब सीरीज भी कमाल बन सकती है, जिसके ऊपर कल को फिल्म भी कमाल बन सकती है, जिसमें बहुत सारे दरवाजे खुलते हों। तो वो विजन होना जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये नहीं कि आपने एक अच्छा उपन्यास लिख दिया और अच्छा उपन्यास बिक गया तो कल को फिल्म बन जाएगी, कोई जरूरी नहीं है, कल को एक ऑडियो सीरीज भी उसके ऊपर हिट हो जाएगी, कोई जरूरी नहीं है। तो आपने लैंग्वेज का ध्यान भी रखना चाहिए शुरू से ही, कि हम एक ऐसी कहानी लिखें जो बंगाली में, अगर कल को उपन्यास ट्रांसलेट होगा तो बंगाली में भी कमाल चलना चाहिए, वो तमिल तेलुगु में भी कमाल चलना चाहिए, विजन आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। तो और उसके साथ साथ फिर वो उपन्यास अच्छा भी होना चाहिए। अच्छा, फिर अच्छा उपन्यास होने की वैल्यू बनती है। लेकिन अगर खाली अच्छा उपन्यास आपने लिखा है तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रगल है वो। फिर उसके बाद खाली अच्छा उपन्यास लिखा, अच्छा उपन्यास बिक भी गया, सेल भी अच्छी हुई है, उससे आप बहुत बड़े राइटर बन जाओगे या आपके बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। वो बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक अमिताभ बच्चन होना कि जो सबके दिलों में राज करता हो, और दूसरे हीरो भी होते हैं जो चलते तो हैं लेकिन वो अमिताभ बच्चन नहीं बन पाते, जबकि उनकी भी अपनी मार्केट है। तो अगर आपने अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या ऐसा कुछ बड़ा बनना है तो आपने बहुत सारे दिलों में उतरने का प्लानिंग करनी होगी, आपने सिनेमा वैसा रचना होगा जैसे वो रचते हैं, तो उसी तरह से उपन्यास भी वैसे लिखने होंगे जो बहुत अलग अलग तरह से, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी पूर्ति करते हो। तो आपने यहाँ पे इरविंग वॉलेस जैसे या जेफरी आर्चर जैसे इस तरह के नॉवेलिस्ट क्यों नहीं होते लगातार, जो बहुत अच्छी रिसर्च करते हो, जिनके भीतर वो जैसे इंडिया में? हाँ, इंडिया में। हाँ, उसके पीछे सिंपल रीज़न है, बहुत आसान सी बात है कि हमारे यहाँ आज भी राइटर स्ट्रगल करते हैं पैसे से जिंदगी। और मैं तो खुद ये मानता हूँ कि आप ऐसे राइटर से जो दिन निकलने के बाद अपना बैंक अकाउंट देखता हो, जिसकी बीवी आटे दाल की बात करती हो, जिसको घर का रेंट भरना मुश्किल होता हो, आप जेफरी आर्चर बनने की कल्पना कैसे कर सकते हो? जिसने दुनिया ही नहीं देखी, जिसकी रातें नाइट क्लब में नहीं गुजरी, जिसे पता ही नहीं नाइट क्लब होता क्या है, 7 स्टार होटल का खाना क्या होता है, जिस 7 स्टार होटल के खाने का ऑर्डर वो नहीं दे सकता, तो वो आदमी कैसे आप कल्पना कर सकते हो अगाथा क्रिस्टी बन जाएगा या जेफरी आर्चर बन जाएगा? तो उसके लिए एक लाइफ जीने की जरूरत होती है। वो लाइफ ऐसे कैसे मिलेगी? लिखने से? देखिए, उनको मिलती है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये कि वो वहाँ का माहौल वैसा है, या तो आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं या जगह की बात कर रहे हैं, परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। नहीं, माहौल तो यहाँ पे भी ऐसा है। हाँ। ऐसा नहीं है यहाँ पे माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों के पास ऐसी लाइफ गुजर करने के लिए, बसर करने के लिए हमारे राइटर्स के पास उतना पैसा ही नहीं होता। मैं बात वही तो कह रहा हूँ मैं, वहाँ पे पैसा क्या, सोसाइटी, वहाँ की सोसाइटी जो है, वहाँ की दुनिया जो है, वहाँ का अर्थशास्त्र जो है, इसका मतलब वो अलाउ करता है। बस इतनी सी बात है। नहीं, इतनी सी बात नहीं है, उसी से सारी चीजें जन्म लेती हैं। नहीं, अगर वो लोग यही आप सोच लें, भाई देखिए, जब स्पाइसी अरगोसी जैसी मैगजीन्स थी तो उस वक्त भी लोग 150 रुपये, जैसे कई नावल 50 रुपये लेके और रगड़े गए हैं, जासूसी शानदार, तो ऐसे उस वक्त वो लोग भी लिखते थे, ऐसी बात नहीं, बहुत पैसे से नहीं, पैसा तो बाद में बनता चला गया। पर ऐसा कहते हैं कि जैसे पैसा मिलने लगता है, तो अब जैसे विनोद कुमार शुक्ल की बात हो रही थी अभी, हम लोग मेन स्ट्रीम के राइटर्स लोग हैं ना, मैं तो जब पैसा मिलने लगता है ना आदमी को, तो बात फिर क्वालिटी से हटके पैसे पे चली जाती है। और जैसे पॉपुलैरिटी और पैसा इनको जोड़ के देखते हैं, वैसे कहते हैं कि यार आदमी तो ठीक नहीं, पैसा कमाता होगा। वैसे ये हमारी इंडियन मानसिकता है, भारतीय मानसिकता है कि अगर कोई आदमी पैसा कमाने लगता है या कोई अच्छा जीवन यापन कलाकार जीने लगता है तो हमें लगता है ये कलाकार नहीं रहा। हमारी निगाह में ये वो तभी तक कलाकार है जब तक भूखा नंगा घूम रहा है, जब तक वो बहुत दुखी प्राणी लग रहा है, जब तक बहुत सस्ते कपड़े पहने हुए हैं, तो हमें लगता है ये सच्चा कलाकार है। तो हम गरीबी से सच्चे कलाकार की बातें सोचते हैं, जो कि गलत, गरीबी रहे। हाँ, गरीबी रहे। जबकि हमारे जो विदेशी मानसिकता है, यूरोपियन कल्चर है, वो ऐसी नहीं है। वहाँ के राइटर्स और सब वो लगते हैं अर्बन हैं, तो वो वैसे होने चाहिए, तभी तो वो इस तरह की चीजें लिख भी पाएंगे। हाँ, मतलब ये कि सोसाइटी का माइंडसेट वैसा है, बदलना चाहिए, मुझे लगता है धीरे धीरे बदलेगा। तो आप लोग तो उस पीढ़ी के लोग हैं जो खुद को ब्रांड बनाते हैं, जो लोग इवेंट में जाते हैं। तो जब जिंदगी इवेंट हो रही हो और आदमी ब्रांड हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आदमी क्या करता है?
आप तो खुद ब्रांड हैं। नहीं, लेकिन काम करना तो बहुत ज़रूरी है, उसी से तो ब्रांड बनता है, उसी से तो नाम बनता है। और अगर ब्रांड और नाम बनने के बाद आदमी ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं क्यों लिखूं, तो बेवकूफ़ी है। उससे बाद ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आती है। जैसे हम आज भी मैं लिखना जब शुरू करता हूँ मैं बहुत डरा हुआ होता हूँ। तो आज फेस्टिवल्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। मेरे पास एक बार एक ऑफ़र आया कि आपने इतनी किताबें लिखी हुई हैं, आपको ऐसे सेशन हम रखाने शुरू कर देंगे कि उपन्यास कैसे लिखें। अच्छा, हाँ, ये आप बताएं। ये वर्कशॉप जो शुरू चल रही हैं। और देखो मुझे बताया भी, जिस आदमी ने ये अप्रोच किया उन्होंने मुझे बताया भी, देखो फला है, नाम नहीं ले रहा हूँ, सब दोस्त है मेरे, कि देखो उन्होंने इतनी किताब लिखी है, आपके सामने तो कुछ नहीं लिखी है, 5 किताब लिखी हैं, 4 किताबें लिखी हैं, बता रहे हैं आज इतनी वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन मुझे हकीकत में ये लगता है और बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इसमें कोई बनावट नहीं है, कि मैं जब भी नया उपन्यास लिखना शुरू करता हूँ मैं तो डरा हुआ होता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये भार है कि मैंने 100 से ज़्यादा उपन्यास लिख दिए हैं। अब जब आदमी मेरी किताब उठाकर पढ़ेगा तो उसे ये लगना चाहिए कि ये किसी ख़राब किताब तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हमें एक अच्छी किताब से तो शुरुआत करनी होगी, कम से कम अच्छी किताब होनी चाहिए। अच्छी किताब से ऊपर अब हम कितना जाते हैं वो एक अलग बात है। अच्छी किताब से नीचे तो हम सोच ही नहीं सकते कि अगर किसी को ख़राब किताब लगेगी तो मतलब हम गए। तो ये जिम्मेदारी जब आती है तो ये ब्रांड बनने के बाद ये बहुत जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे अमेजन वगैरह ने इस तरह का अभी क्या पूरा एल्गोरिथम बदल दिया है। अब ये होता है कि जब आप लगातार देखते हैं कि लोग किस तरह का पढ़ते हैं, कौन से पेज ज़्यादा पढ़े जाते हैं, कौन से कैरेक्टर ज़्यादा पढ़े जाते हैं, तो आप वैसा उत्पादन कीजिए, ना प्रोड्यूस कीजिए चीज़ों को। तो आप जब क्रिएटिविटी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में कोई बेसिक फ़र्क तो है? नहीं, कुछ नहीं है, वो बेवकूफ़ियाँ हैं, मैं तो ये बोलूँगा। और जो आदमी ये बोले कि ये कहानी बिकती है और ये कहानी नहीं बिकती, या ये जॉनर बिकता है, ये जॉनर नहीं बिकता, तो मैं तो चैलेंज लेकर बोल रहा हूँ अभी भी आपको, यानी बात करने के पॉइंट से। बिल्कुल कि कोई आदमी अगर ये बोले जॉनर नहीं बिकता, तो मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। मैं उसी जॉनर पे एक अच्छी चीज़ लिख के दिखा दूंगा जो गारंटी से हिट होगी। चूंकि सर ये कोई मैथमेटिक्स होता ही नहीं, एक अच्छी कहानी होती है। और जो सीन वर्क नहीं करते अगर किसी को दिखाई देता है, तो किसी दूसरी अच्छी कहानी में वही सीन वर्क करते हुए भी दिखाई देंगे। तो है क्या कि किरदार, हाँ एक चीज़ ज़रूर बदली है, और जो लोग नहीं बदलते उनके लिए प्रॉब्लम है, राइटर्स के लिए भी, क्योंकि कुछ लोग अटक जाते हैं। मैं इसके लिए हमेशा मान के चलता हूँ कि किसी भी राइटर ने या किसी भी कलाकार ने, कि जो दिमागी उम्र है वो कभी 20-25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, चूंकि वही तो हमारी रीडरशिप है, वही तो हमारे असली बायर्स हैं, ग्राहक हैं हमारे। तो क्यों नहीं होनी चाहिए? और हमने क्या, किरदार बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, तो उसी तरह से कहानियां बदल रही हैं। क्योंकि जब हमारे किरदार बदलते हैं, किरदारों की सोच बदलती है, तो उनके आगे की एक्टिविटी भी बदल जाती है कि उसके बाद वो रिएक्शन इस परिस्थिति में ये होगा। तो आज के कैरेक्टर का रिएक्शन कुछ अलग होगा, आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले हमारे फादर का अलग रिएक्शन होता उसी पॉइंट पर। तो फिर उसकी कहानी आगे उसी तरह से चेंज होने लगती है। तो हमने वो ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो सोसाइटी बदल रही है, किरदार बदल रहे हैं, उसके हिसाब से कैरेक्टराइजेशन करें। और जब हम कैरेक्टराइजेशन वैसा कर देंगे तो कहानियाँ आगे की अपने आप चेंज होने शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा कहते हैं कि कोई बुरा ज़माना हो, अच्छा ज़माना हो, नया हो, पुराना हो, 2-4 चीज़ें तो चलती ही है। यानी चाहे वो बहुत ही घोर परेशानी का वक्त चल रहा हो, तब भी सेक्स, क्राइम, ये दोनों चीज़ें बिकती हैं। आपके नॉवेल्स, आपकी राइटिंग, इसमें क्या सेक्स और क्राइम, रिलेशनशिप, यही सब चीज़ चलता रहता है कि कुछ और चीज़ भी होती है? नहीं, या ऑल टाइम हिट फार्मूला है, इस वजह से आप इसको लिखते हैं? ये मैंने कभी सोच के लिखा नहीं। ये जो फार्मूला होता है कि ये चीज़ें हैं तो हमने डालनी चाहिए। जब जब जो जो कहानी की रिक्वायरमेंट होती है, हर किरदार बोलता है, तो उसके कैरेक्टर के पॉइंट से लिखते रहे हमेशा। तो रोमांस भी कभी बहुत रहा, ऐसा नहीं, लव स्टोरीज भी बहुत रही हैं। एक क्रिमिनल की प्रेम कहानी बहुत मज़ेदार हो सकती है, कितनी बार लिखा है मैंने कि सच्चा प्यार तो एक क्रिमिनल भी कर सकता है, एक टेररिस्ट भी कर सकता है, कोई दाऊद इब्राहिम जैसा अंडरवर्ल्ड का किंग भी कर सकता है, और वो उतना ही सच्चा होगा। तो वो कहीं ना कहीं एक अलग अलग कलर देती हैं कहानियों को।
अब एक टाइम था जब लोग पहले सोचते थे कि हम एक शाहकार बनाएंगे, एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाएंगे, और वो पूरा आइडिया लेके उस क्रिएटिविटी के साथ में फिर पैसा लेने के लिए लोगों के पास जाते थे, फाइनेंसर इकट्ठे करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठे करते थे। अब उल्टा होता है, बोलते ये चीज़ चलती है, हमें ये चाहिए, इसके हिसाब से उत्पादन कीजिए। क्या ऐसा नहीं लगता कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद में इस तरह का कुछ फार्मूला नया क्रिएट हुआ है? देखिए, ये तो पहले भी था। आर्ट के लिए पैसा नहीं, पहले आदमी सोचता था कि इस तरह की आर्ट, हमें एक ऐसी फिल्म बनानी है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करता था। अब पैसा पहले से मौजूद है, वो कहता है ऐसी फिल्म बनानी है। सर, अगर आप बच्चन साहब की फिल्में देखें, मैं एक नॉर्मल मिसाल दे रहा हूँ आपको, जो सलीम जावेद ने लिखी, हाँ, तो फिल्में क्या थी? एक फार्मूला फिल्में थी। समझिए, दो भाई हैं, बिछड़ गए, मिलने का तरीका, ये उस टाइम पीरियड्स में भी चलती थी। अच्छा, उस टाइम पीरियड में भी कुछ अच्छी कहानियां बनती थी। ऋषिकेश मुखर्जी भी होते थे जो अलग कहानियां बनाते थे। उससे पहले के टाइम पीरियड में भी आपको ऐसी मिलेंगी कि जब दिलीप साहब का पीरियड था, तो उस टाइम पीरियड में भी सुनील दत्त साहब थे जो डकैतों की फिल्में बहुत चला करती थी, सब फार्मूला फिल्में थी। तो उस टाइम पीरियड में भी कुछ कमाल लोग थे जो बहुत डिफरेंट सिनेमा बनाते थे, राज कपूर साहब जैसे लोग भी थे। तो वो तो आज भी है, यानी फार्मूला अपनी जगह चलता रहेगा, और ये सब चलता अच्छा रहेगा। काम भी साथ साथ अच्छा काम भी और कई बार फार्मूले में भी अच्छा काम हो सकता है। होता है बहुत अच्छा। अब आपने जो है बहुत सारा काम कर लिया, नॉवेल भी लिख लिए, वेब सीरीज हो गई, और ऑडियो हो गया, ई बुक्स हो गई। अब आजकल आप क्या कर रहे हैं नया काम? अभी एज ए प्रोड्यूसर कुछ काम शुरू किया। अरे वाह। हाँ। और अमेज़न के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए, मुझे यही लगता है, एक लेखन की ताकत क्या होती है। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉम्बे जाके रहूंगा। आप लगातार जब धारा प्रवाह काम करते चले जाएं, तो जिंदगी आपको सब कुछ अपने आप देने लगती है। तो मुझे खुद नहीं पता चला कब मैं फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा बनता चला गया, कब मैंने चैनल्स के लिए इतना काम किया, कब वेब सीरीज आई, हिट होती चली गई, और फिर एक दिन में प्रोड्यूसर भी बन गया। और ये सिर्फ कहानियों की ताकत थी, वरना एक क्रिएटिव आदमी प्रोड्यूसर बनने की कैसे सोच सकता? मुझे तो आज भी अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि एक कलाकार आदमी जो सिर्फ कहानियां लिखना जानता है, लेकिन जब आप अच्छे से अपना काम कर रहे हो तो लोगों को भरोसा होने लगता है। तो चैनल भी आपको पैसा देने लगते हैं बनाने के लिए, आप बनाइए। अब क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, फिल्म इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम है कि वहां पर पैसा बहुत है, लेकिन अच्छा काम करने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, जिन्हें उन पे भरोसा हो, चैनल्स को भरोसा हो। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री वाले हमें पूछते ही नहीं। देखिए, वो एक फर्क है, वो भी एक फर्क है। उसका मैं एक मिसाल दूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं इंडस्ट्री के, जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। तो एक दिन मैं उनके साथ बैठा हुआ था, मेरे बड़े घर जैसे हैं। तो वहां पर एक डायरेक्टर महोदय आए, आपके सवाल का जवाब है। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि एक चांस मिले तो मैं, मतलब संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी, ये सब मतलब मैं बन जाऊंगा। एक चांस नहीं मिलता, और चांस मिला मतलब ऐसा हो जाएगा। तो बड़े कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। तो सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, लास्ट में सिर्फ एक लाइन बोली कि देखो, जिस दिन आप बन जाओगे ना, उस दिन आपकी जो भी कीमत होगी वो दे के हम खरीद लेंगे। वाह। सर, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, हर आदमी बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। हर आदमी ये कॉन्फिडेंस लेके बॉम्बे शहर में जाता है कि मुझे एक मौका मिले, मैं अमिताभ बच्चन मैं बन जाऊंगा, यश चोपड़ा मैं बन जाऊंगा। लेकिन सर, बन कितने लोग पाते हैं? और जिसको बनना होता है वो मौके भी हासिल कर लेता है, जिंदगी उसे मौके भी देती है। और सर, मौका लेना भी आपकी ड्यूटी है ना। हाँ, सामने वाला आपको क्यों मौका देगा? बिल्कुल बिल्कुल। सामने वाला क्यों मौका देगा आपको? तो आपने मौका भी कैसे हासिल करना, वो भी आपका एक टैलेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो मुश्किल कुछ नहीं है। तो मुश्किल सिर्फ इतना है कि आपने उन परिस्थितियों में अपने आप को सेट करना है। और ऐसा तो नहीं कि आपको लगातार सफलताएं मिलती गई, इसलिए आपको ये सब कॉन्फिडेंस इस तरह से लग रहा है? नहीं, अब मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता है। लेकिन एक चीज मैं मानता हूँ। हाँ। एक चीज में क्या मानता हूँ, बॉम्बे में जाने के बाद मैं पहले किस्मत में भरोसा नहीं करता था, जब तक बॉम्बे नहीं गया था। बॉम्बे जाने के बाद मैंने वहां लोगों से मिला, और इस लंबी जर्नी में मुझे पता चला कि मैंने बहुत बहुत टैलेंटेड लोग देखे, जो मुझे मिलके लगता था यार ये तो बड़ा टैलेंटेड आदमी है, इसे तो कामयाब होना चाहिए। वो कामयाब नहीं था।
और उम्र गुजर गई थी। फिर मैं इस पूरी जर्नी में ऐसे भी बहुत सारे लोगों से मिला जो बहुत बड़े नाम थे, और जब आप मिलते हैं ना, उनसे बातें करते हैं, तो सबके कार्ड प्याज के छिलकों की तरह उनकी जो है टैलेंट की परतें उतरने लगती हैं। तो कुछ ही देर में समझ में आ जाता है कितने टैलेंटेड हैं। तो उन बड़े बड़े नामों से मिलके भी कई बार लगा यार ये तो टैलेंटेड ही नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगना शुरू हुआ बॉम्बे में रहते हुए कि किस्मत भी शायद कुछ होती है। बॉम्बे में तो किस्मत कुछ होती है। आपने कभी कुंडली उंडली दिखवाई अपनी किसी को? नहीं, मैं कभी ज्योतिषियों से मिले नहीं। बहुत लोग मिले, पंडित बहुत वहां पे मिलते रहे, बहुत सारे लोग मिलते रहे। तो आपको किसी ने कुछ राय नहीं दी? नहीं, सब मुझे बोलते हैं, इंडस्ट्री के पॉइंट से बहुत पॉजिटिव बोलते हैं। अच्छा, बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, शुरू से बोलते हैं कि इंडस्ट्री आपकी बहुत माफिक है। हाँ, बहुत, वो सब बोलते हैं। लेकिन मैं शुरू में यकीन नहीं करता था, लेकिन अभी लगता है। अभी लगता है। जैसे एक इंसिडेंट है, अभी क्योंकि किस्से पे किस्से निकल आते हैं। मैं जब बॉम्बे में शुरू में गया, तो एक लड़का था मोहन पांडे, वो एक्टर बनने के लिए वहां पे स्ट्रगल करता था, उसको काम नहीं मिलता था। तो उसने मेरी प्रोफाइल देखी, तो उसने बोला मैं तुम्हें अगर कुछ काम ला के दूं, मैं एज ए सेक्रेटरी तुम्हारा काम करूं, कुछ मुझे % कमीशन दूं। मैंने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कभी ऑफिसों में घूमता ही नहीं था। तो वो मेरी प्रोफाइल जहां भी लेके जाता था मुझे काम मिल जाता था। अच्छा, प्रोफाइल की वजह से, या कुछ भी लक भी हो, या जो भी रीजन हो। फिर एक बार हम दोनों बॉम्बे सेंट्रल में थे। अब ये ज्योतिष और कुंडली पे जवाब है। तो उसने मुझसे बोला यहाँ पे एक पंडित जी हैं जो हस्त विज्ञान के बड़े महारथी हैं, जरा मैंने उन्हें हाथ दिखाना है। तो मैं बोला यार कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो मोहन तुम? बोले नहीं मैंने बहुत नाम सुना है, ये है वो। पीछे लग गया। मैंने तो दिखाना, मैंने वो बहुत समझाया, लेकिन वो उतना ही अडिग रहा। और यहाँ तक आया हूँ, वापस नहीं जाऊंगा। मैंने कहा चलो, मैं उसका मन क्यों दुखाऊं। वो पहुंच गया, वो हस्तरेखा जो विशेषज्ञ थे। तो उसने उनको हाथ दिखाया, मोहन पांडे ने हाथ दिखाया। तो बोले मेरा क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री में कुछ होगा या नहीं होगा? तो उन्होंने साफ साफ मना किया कि तुम छोड़ दो इंडस्ट्री। फिर वो मेरे पीछे लगा कि तुम भी अपना हाथ दिखा दो। अच्छा। मैंने बोला मैं तो नहीं दिखाने वाला, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। वो मेरे बहुत पीछे लग गया। मैं जितना वो मेरे पीछे लगा, मैं उतना नेगेटिव बोल रहा था। मैं नेगेटिव बोल रहा था, तो सामने जो आदमी था सर, उसे तो खराब लग रहा था। मैं उनके चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। और वो मोहन पांडे मेरे इतना पीछे लगा कि मैंने एक टाइम पे हाथ ये देखे, मैंने क्या लो देख लो यार क्या करोगे तुम। तो इस एटीट्यूड वाले अंदाज में मैंने उनको हाथ दिखाया। तो तब तक वो मेरा हाथ देखने के मूड में भी नहीं थे। लेकिन मेरा हाथ देख के उन्होंने मोहन पांडे को सिर्फ एक लाइन बोली, मेरे बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। बोले अगर तुमने इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो इनका साथ कभी मत छोड़ना। तो मुझे अब भी उनकी बातें याद आती हैं। मैंने क्या, शायद मेरा लक था वहां पे। और मोहन पांडे कहाँ है? मोहन पांडे कुछ भी नहीं है, वो बाद में पॉलिटिक्स में घुस गया। अच्छा। और पता नहीं अभी तो कहाँ है। वो आपको साथ छोड़ दिया था? हाँ, साथ छोड़ दिया था। तो आपने हस्तरेखा वाले की बात आपने मानी और उन्होंने तो नहीं मानी? हाँ, अब ये बात भी आप बोल सकते, मैंने मानी या नहीं मानी, लेकिन उसने तो नहीं मानी। आपकी बात तो सही हो गई। हाँ, उसने नहीं मानी। उसने तो लेकिन ये सब बात इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बॉम्बे में जाके लगता है, और लोगों की हालात देखकर ये लगता है कि किस्मत शायद कुछ होती है। अब ये एआई जो है, अब मान लो किसी दिन नया बन रहा है। मैं भी आपने एआई का नाम लिया, मैं कमांडर करुणा सक्सेना को एआई में पूरा शो बनाने जा रहा हूँ। अच्छा। अभी नेक्स्ट स्टेप कमांडर करुणा सक्सेना के एआई है, जिसके कैरेक्टराइजेशन बनने भी शुरू हो चुके हैं। बहुत अच्छा। तो ये, लेकिन अगर एआई इस तरह से करे कि एक कमांडर सक्सेना कोई दूसरा खड़ा कर दे, दूसरा तीसरा कोई बना ले, तो क्रिएटिविटी का कुछ होगा? नहीं, कमांडर करुणा सक्सेना दूसरा तीसरा कमांडर सक्सेना सर के बहुत सारे कैरेक्टर इस तरह से बनते चले। हाँ, तो वो तो पहले भी बनते रहे, उससे क्या प्रॉब्लम की बात है सर? ये तो दम की एआई की बात कर रहा हूँ मैं। एआई जिस तरह से मल्टीप्लाई करता है चीज़ों को, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अब क्रिएटिविटी उससे नीचे आती जाएगी? नहीं, एआई से कभी नीचे नहीं आएगी, मुझे तो नहीं लगता। एआई से चीज़ें और बेटर होंगी। और जो लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि एआई आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होना है। जब कंप्यूटर आया था तब भी लोग ऐसी बातें कर रहे थे। और एआई को चलाने के लिए, एआई से काम निकालने के लिए भी बहुत माइंडेड लोग चाहिए, क्योंकि कुछ लोग एआई से बहुत साधारण काम कर रहे होंगे, इसीलिए जिनको कुछ नहीं हाथ आएगा। तो वहाँ भी बहुत बड़े एक्सपर्ट जो होंगे
वो कमाल काम कर रहे होंगे। तो ज़िंदगी में इंसानों की ज़रूरत आप हमें हमेशा रहने वाली है। बहुत बड़े एक्सपर्ट एक सज्जन जो है ना ऑडियो स्टोरीज का एक बड़ा ऐप क्रिएट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे किसी क्राइम राइटर की और हॉरर राइटर की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधे जीपीटी पे जा रहा हूँ और उससे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं लिखा जाता, हमने सारी दुनिया देखी हुई है। और ऑडियो जो है बना देता हूँ। अच्छा, वो कहा किस दिन कहाँ तक जाएंगे, बस वो उस दिन देखना। हाँ। अभी तो खैर मुझे तो पता भी नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ। वो कहीं तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि चैट जीपीटी का एक लिमिटेशन है और इंसानी दिमाग होता है। नहीं, उनका वॉइस उससे आप हेल्प ले सकते हो, एक असिस्टेंट की तरह हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी उसकी वॉइस भी उन्होंने ले ली और उसके बाद में आइडियाज भी उन्हीं से ले रहे हैं और उन्हीं से बुलवा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो ऐप कामयाब हो जाएगा। नहीं, वो बहुत बड़ी ऐप कामयाब ना हो शायद, थोड़ा बहुत तो काम हाँ थोड़ा बहुत काम चलाने, वो तो सर दुनिया बदलती है, सब चलती हाँ सब चलता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई जिंदगी कोई ऐसी कहानी है जो लिखना बाकी रह गई? नहीं, कहानियां तो बहुत सारी हैं। जैसे नहीं, बहुत सारी कहानी है। एक कहानी बताओ जिस तरह की लिखने का मौका मिले तो मजा आ जाए। नहीं, अभी जो आपने बात बोली, मुझे वेद प्रकाश शर्मा और अपनी एक बात याद आ गई इसी बात पे। हम बैठे हुए थे तो कहानी का डिस्कशन कर रहे थे कि अगला उपन्यास में कौन सा लिख रहा हूँ, मैं उन्हें बता रहा था, वो उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, वो मुझे बता रहे थे। तो मस्ती मस्ती में उन्होंने एक बात बोली जो बड़ी कमाल बात थी। बोले देखो ये सब फिजूल बात होती है, कहानी ये लिखना वो लिखना है, ऐसी मस्ती मस्ती में। असली क्या होता है, जो असली कहानी होती है उसे तो हम लिख ही नहीं पाते कभी। मैंने बोला क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि जो बहुत मेहनत वाली कहानी, जब हमारे दिमाग में हम कोई नया उपन्यास लिखने जा रहे होते हैं तो हर राइटर के माइंड में 8-10 कहानियां चल रही होती हैं। तो हम चुनते वो हैं जिसे लिखना आसान हो, हम चुनते वो नहीं जो बहुत कमाल हो, क्योंकि वो कमाल होगी तो उसमें मेहनत भी होगी बहुत ज्यादा। तो हम ऐसी चुन लेते हैं जो अच्छी भी हो, थोड़ा इजी भी हो जाए, और जिसमें लगे कि इसको प्लॉट को तो अभी बनाना पड़ेगा, थोड़ा काम करना होगा, तो हम उसको छोड़ देते हैं, जबकि हमने काम उसी पे करना चाहिए। तो कहानियां बहुत सारी होती हैं एक राइटर के दिमाग में। जैसे मेरे पास तो इतनी कहानियां हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कि कभी कहानियां खत्म होंगी। मैं अभी पूरी जो मैंने कहानी नहीं लिखी है, और पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, मैं अभी से सुनाना शुरू करूँ, सुबह हो जाए दिन निकल आए, कहानियां खत्म नहीं होंगी जो लिखनी बाकी है। तो मुझे तो नहीं लगता मैं अपने जीवन में कहानियां लिख पाऊंगा सारी। अच्छा। हाँ, कहानियां तो अपने साथ जाने वाली हैं। तो रात बाहर से धीरे धीरे गहरा रही है। हाँ, और मुझे तो लगता है कि मैं रात भर आपकी कहानियां नहीं सुनूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, मगर आप अभी लगता नहीं कि वो कहानियां मुझे लगातार सुनाएंगे, क्योंकि 4 कहानियां सुबह सुनानी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कहानियों के लिए ऊर्जा हमेशा है, ऊर्जा हमेशा। एक यही काम ऐसा है, मैं लोगों को मिलकर भूल जाता हूँ। अगर बहुत इम्प्रेसिव मीटिंग नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ अक्सर लोगों को। और लेकिन कहानियाँ ऐसी हैं जो 20 साल पहले सोची, जो कभी सोची, जब मैं सुनाना शुरू करता हूँ तो मुझे कई बार याद भी नहीं होती, तो मैं सोचता हूँ कि मैं सुनाऊंगा क्या, लेकिन जैसे ही सुनाना शुरू करता हूँ तो सब धारा प्रवाह अंदाज में सुनाता चला जाता हूँ। वो कब कैसे दिमाग में आती है, कैसे कब होता है, मुझे खुद भी नहीं पता चलता। तो ये लगता है कि जन्म जैसे कहानियों के लिए ही हुआ, हम कहानियों के अलावा कुछ नहीं जानते, ये सच है। और मुझे अच्छा लगता है कि हम कहानियों के अलावा कुछ नहीं जानते, क्योंकि जब कोई आदमी कहता है मैं ये भी काम जानता हूँ और ये भी जानता हूँ, तो मुझे लगता है गड़बड़ है, पता नहीं कितना कामयाब होगा जीवन में। क्योंकि आप जब कई सारे काम जानने लगते हो, बड़ा गलत काम हो जाता है। जब आप काम ही एक जानते हो तो आप हिट हो या फ्लॉप हो। वो किसी ने कहा है कि कहानियाँ एक झूठ है जिसको हम सच कहने के काम में लेते हैं। अरे बिल्कुल, और किरदार तो होने ऐसी चाहिए। कहानियाँ इतनी झूठ जो इतने कमाल अंदाज में बोला जाता है, सर जादूगर जैसा खेल है। हमें तो बड़ा मज़ा आता है कि जब कोई कहानी उपन्यास पढ़ने के बाद वाह वाह करता है तो जादू जैसे ही तो लगता है कि देखो हमने झूठ इतने कमाल अंदाज में रचा है कि सामने वाले को पूरी दुनिया दिखाई देती है, कागज़ के सफ़ेद पन्नों पर काले अक्षरों में लिखी हुई, पूरे इंद्रधनुषी रंग बिखरे हुए होते हैं उसका। चलिए अमित बाबू, तो कहो जो कहानी ना हो लेकिन कहानी की फिर भी कोई कहानी हो। देखिए, कहानी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है अभी मैं वो आपको सुनाता हूँ जी। हम चले जाएंगे लेकिन किससे जिंदा रहेंगे, कोई और आएगा कहानियां नहीं सुनाएगा।
हम भी एक दास्तान थे, वक्त ने पढ़ डाला। हम भी एक दास्तान थे, वक्त ने पढ़ डाला। कोई और आएगा, कारवां ने आ सजाएगा। हम थे एक रोशनी, हम थे बस एक दास्तां। कोई और आएगा, अफसाना ने आ सुनाएगा। जिंदगी को छोड़कर चल दिए वक्त के पार, हमें याद करके फिर कोई गीत नया गाएगा। कुछ कहानियां बस सीने में दफन होकर जाएंगी, कुछ कहानियां बस सीने में दफन होकर जाएंगी, मगर कोई किरदार तब भी मंच पर खड़ा मुस्कुराएगा। हम चले जाएंगे लेकिन किस्से जिंदा रहेंगे। कोई और आएगा, कहानियां नहीं सुनाएगा। कहानियां नहीं सुनाएगा, क्योंकि कहानियां ही कभी खत्म नहीं होती। चलिए अमित बाबू, तो आपकी कहानी खूब लंबी चले और इतनी कहानियां हमें सुनने को मिले, सुनते सुनते भी रात खत्म ना हो।